डियर स्टूडेंट, आज हम लोग गांधी युग के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले गांधी युग का एक वीडियो और आ चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रालेट एक्ट के बारे में। यह जो एक्ट है 19 मार्च 1919 को लाया गया था और यह एक्ट भारत में लाने का मुख्य कारण क्या था, आइए उसको हम देखते हैं। तो भारत में क्रांति को दबाने के लिए, यानी कि भारत में जो क्रांति हो रही थी, और क्रांति मुख्य रूप से हुई क्यों थी, जब प्रथम विश्व युद्ध हमारा समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हमारा शुरू हुआ था 1914 में और समाप्त कब हुआ था, 1918 में। तो अंग्रेजों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था भारतीयों को कि अगर आप हमारे तरफ से लड़ते हैं तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा और जब हम जीत जाएंगे तो आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए भारतीय लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया था। तो उसी के लिए भारतीय लोग जगह जगह पे क्रांति कर रहे थे। तो उसी क्रांति का दमन करने के लिए जो अंग्रेज था उसका नाम था सिडनी रालेट। उसी ने ही एक कानून लाया। उस कानून का पूरा नाम था अनार्चियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट। इसी का एक्ट को हम क्या कहते हैं, रालेट एक्ट। यह किसके द्वारा लाया गया था, सिडनी रालेट के द्वारा। और यह एक्ट क्या था, इसे हम बिना दलील, बिना अपील तथा बिना वकील का कानून कहते हैं। यानी कि इस एक्ट के तहत जिसको गिरफ्तार किया जाता था उसकी कोई दलीलें नहीं सुनी जाती थी, ना ही उसको कहीं अपील करने का मौका दिया जाता था। यानी कि वह कहीं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी किसी भी प्रकार का अपील नहीं कर सकता था, और उसको कोई वकील रखने की भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। वैसे नॉर्मल क्या होता है, कोई कितना भी बड़ा मुजरिम हो उसको वकील रखने की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन इस एक्ट यानी कि रालेट एक्ट के तहत जिसको गिरफ्तार किया जाता था उसको वकील रखने की बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। इसीलिए इस कानून को गांधी जी द्वारा काला कानून कहा गया। ठीक, इसके तहत पुलिस किसी को भी केवल और केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर ले रही थी। यानी कि अगर पुलिस को जरा सा भी शक होता था कि यह इंसान कहीं आंदोलन करने जा रहा है या फिर कोई ऐसी गतिविधि करने जा रहा है जिससे अंग्रेजों को नुकसान होने वाला, तुरंत जो भी अंग्रेज सिपाही होते थे उसे गिरफ्तार कर लेते थे, और गिरफ्तार करने के बाद उसको जितने समय के लिए चाहते थे उतने समय के लिए जेल में डाल देते थे। इसको कोई अवधि नहीं थी कि 2 दिन में छोड़ दिया जाएगा, 2 महीने में छोड़ दिया जाएगा या फिर 2 साल में छोड़ दिया जाएगा। जब तक अंग्रेजों को मन करता था अंग्रेज जेल में रखते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा इस एक्ट यानी कि रालेट एक्ट के विरुद्ध में क्या किया गया, देशव्यापी हड़ताल चलाया गया। उसके बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। किस कानून के तहत, रालेट एक्ट के तहत। अब उसके बाद गांधी जी पेशे से तो वकील थे, लेकिन उनको रालेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, इसलिए गांधी जी को भी क्या की गई, एक भी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद क्या हुआ, इस सत्याग्रह का जो केंद्र था वह मुख्य रूप से पंजाब था। तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुविकल्पी में कि जो रालेट एक्ट था इसका विरोध करने के लिए मुख्य रूप से किस जगह आंदोलन हुआ था, तो कहां पे हुआ था, पंजाब में। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता थे, और उन दोनों नेताओं का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा नेता था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे कौन थे, सत्यपाल। इनको क्या किया गया था, रालेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और जैसे इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया, यह जो आंदोलन है पूरे पंजाब में बहुत तेजी से फैल गया। सैफुद्दीन किचलू और सत्पाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो हाँ पंजाब में बसे जितने भी लोग थे या फिर जितने उनके अनुयायी थे वह उन नेताओं को छुड़ाने के लिए भरसक प्रयास करने लगे। इसी प्रयास के दौरान हमारा क्या हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि यह हत्याकांड हुआ क्यों था और कौन करवाया था। पहले यह देख लेते हैं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह किस दिन हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह 13 अप्रैल
19 को हुआ था। तो इस डेट को आप लोग याद रखिएगा कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, हत्याकांड का इसे हम नरसंहार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की जान गई थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सियान जो भी थे, अंग्रेज एकदम अंधाधुंध गोली चला के सबको मौत के घाट उतार दिए थे। इसीलिए इसको हम हत्याकांड ना करके नरसंहार कहेंगे तो अब बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए हम समझते हैं कि यह हुआ क्यों था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, और इकट्ठा किस दिन हुए थे? जो सभी लोग थे वह बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए थे। यह बैसाखी का दिन हमारा क्या होता है? यह पंजाब में बहुत अच्छे से यानी कि बहुत धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार होता क्या है? अप्रैल के महीने में जब किसानों की फसल कट जाती है, तो फसल कटने की खुशी में वहाँ के जो किसान होते हैं एक मेले का आयोजन करते हैं और वहाँ पे जाके अपने खुशी को जाहिर करते हैं। तो जब वहाँ पे मेला लगा हुआ था तो वहाँ उसी में से कुछ लोग सोचे कि यहाँ पे सभी लोग खुशी मना रहे हैं, अंग्रेज का ध्यान यहाँ पे पड़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करें, कहीं पे चल के आराम से बैठ के यह सोचा जाए कि यह जो रॉलेट एक्ट लाया गया है इसका हम विरोध किस प्रकार से करेंगे, और जो हमारे नेता प्रमुख गिरफ्तार हुए हैं उनको किस प्रकार से छुड़ाया जाएगा। तो हम मेले से कुछ लोग निकल के हमारे चले गए जलियांवाला बाग में, और वहाँ पे लोग क्या किए, बैठ के एकदम शांति से यह विचार विमर्श कर रहे थे कि किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इन्हीं लोगों में से एक गद्दार था जिसका नाम था हंसराज। ठीक, इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि यही वह गद्दार है जिसकी वजह से क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह इसी में से एक गद्दार था जो निकल के यहाँ से वह गया, सूचना जो था जनरल ओ डायर को दे दिया। आप लोग उसका नाम जनरल डायर जानते होंगे, लेकिन उसका पूरा नाम जनरल ओ डायर है। तो जो यह हंसराज था यह यहाँ से निकला और जाके यह सूचना क्या कर दिया, जनरल ओ डायर को दे दिया। और ओ डायर ने जैसे यह सूचना पाया तुरंत वह वहाँ से अपने सैनिकों के साथ निकल गया और जलियांवाले बाग में आ गया। और बाग में आते ही वह क्या किया कि वहाँ पे जो जलियांवाला बाग था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हमारा किस तरह से है। यह जलियांवाला बाग चारों तरफ से घिरा हुआ था। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, इसमें जाने का केवल एक रास्ता था। तो जनरल डायर क्या किया, जैसे वह आता है देखता है कि लोग एक किनारे बैठे होंगे, यानी कि यहाँ पे साइड साइड में आपको लोग दिख रहे होंगे, यह जो भी लोग हैं एक साइड में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जनरल डायर क्या किया, जो मेन घुसने का गेट था वहाँ पे वह क्या किया, अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। और तैनात करने के बाद तुरंत आर्डर दे दिया कि आप गोली इनके ऊपर चला दीजिए। और इसके जो भी सैनिक थे वह बिना एक सेकेंड का समय गवाए, बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे यहाँ भारतीयों के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाने लगे। जिससे हुआ क्या, वहाँ पे बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए। और सबसे दर्दनाक चीज़ उसमें यह था कि उसमें केवल 6 सप्ताह का एक लड़का था, यानी कि एक जो था 6 सप्ताह का बच्चा कह सकते हैं, लड़का क्या, केवल एक 6 सप्ताह का लड़का था जिसकी मृत्यु वहाँ पे हो गई थी। और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बूढ़े और बहुत सारे लोग मारे गए थे। यह क्या थी, यह जो हमारा था जनरल डायर का सबसे निंदनीय घटना था। लेकिन हुआ क्या, जनरल डायर को जब यहाँ पे यह गोली चला दिया, जितने भी भारतीय थे वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, क्योंकि यहाँ की दीवारें आप देख सकते हैं बहुत ऊंची ऊंची थी, तो यह दीवार कूद नहीं सकते थे। तो हुआ क्या, इसी बाग के बीचों बीच में एक कुआं था, उस कुएं को आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह हमारा कुआं था। लोग क्या हुआ, अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदने लगे। और जब लोग कुएं में कूदने लगे तो इसमें जब संख्या बढ़ती गई तो लोग ऊपर नीचे हो गए, और कुछ लोग तो क्या हुआ, दब के मर गए। और जो कुछ भी ऊपर बचे हुए लोग थे, अंग्रेज इतने निर्दयी थे कि वह बाहर से आए और ऊपर जितने भी लोग जिंदा बचे हुए थे उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और सभी को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे भारतीय भाई बहन को मौत के घाट उतारा गया था और यह सब इनको शहीद कर दिए थे। इस तरह से जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। और यह जो गोली चलाने का आदेश है वह जनरल ओ डायर ने दिया था। अब जब यह नरसंहार हो रहा था, इसी में एक छोटा सा बच्चा था,
वह किसी तरह से बच गया था और वह सब कुछ देख रहा था कि जनरल ओडायर किस तरह से गोली चलवा रहा है और किस तरह से अपने सैनिकों को वह आदेश दे रहा है। वह होते हुए उन्होंने सब घटना देखा था और उस छोटे से बच्चे का नाम था सरदार उधम सिंह। इस नाम को आप लोग ध्यान रखेंगे, सरदार उधम सिंह। इन्होंने सारी की सारी घटनाएं अपनी आंखों के सामने देखी थी। तब वह उस समय छोटे थे, वह जनरल डायर का कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने इंतजार किया, अपने बड़े होने का इंतजार किया, अपना ट्रेनिंग लिया। इन्होंने अपना पूरा बचपन केवल एक ही सपना अपने आंखों में लेके बिता दिया कि यह जो है जनरल डायर, इसको किसी ना किसी तरह से मैं ही मौत के घाट उतारूंगा। यह जिस तरह से हमारे भारतीय भाई बहन को मौत के घाट उतारा है, सेम इसी तरह से इसको भी मारूंगा। तो 1940 ईस्वी में, ठीक, कब 1940 ईस्वी में जब सरदार उधम सिंह बड़े हो गए तो वह किसी तरह से इंग्लैंड पहुंच गए और इंग्लैंड पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, जो जनरल डायर था उसका घर ढूंढ लिया और घर ढूंढने के बाद जब जनरल डायर उनके सामने आया तो जो उधम सिंह हैं, क्योंकि 1919 में घटना हुई थी और 1940 में इंग्लैंड गए थे, तो उधम सिंह जो हैं वह जनरल डायर को पहचान नहीं पाए और पहचान नहीं पाए तो वह जनरल डायर से पूछ रहे हैं कि आप बताइए जनरल डायर कौन है। तो जनरल डायर कह रहा है मैं ही जनरल डायर हूँ, बताइए क्या काम है। तो सरदार उधम सिंह ने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और उस पे कनपटी पे लगा दिया और कहे कि याद करो वह दिन 13 अप्रैल 1919 को जब तुमने जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमारे निर्दोष लोगों को मरवाया था। आज मैं उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पे इंग्लैंड में आया हुआ हूँ। और सरदार उधम सिंह ने क्या किया, जो जनरल डायर था उसको गोली मार दी, का मौके पे ही मौत हो गई। उसके बाद वहाँ की जो भी पुलिस प्रशासन था वह आया और सरदार उधम सिंह को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद सरदार उधम सिंह को क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। यह हमारा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उम्मीद करता हूँ कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। आइए अब हम समझते हैं खिलाफत आंदोलन कि यह खिलाफत आंदोलन क्या है और यह भारत में शुरू किस प्रकार से हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और तुर्की का विभाजन करने के साथ साथ जो तुर्की में खलीफा थे उनको भी पद से हटा दिया। खलीफा क्या होते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाइयों में या फिर जो इस्लाम धर्म में सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है खलीफा। और यह जो खलीफा है यही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो अंग्रेज जो थे प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ उन्होंने तुर्की का विभाजन कर दिया और जो खलीफा का पद था उसे हटा दिया। और अंग्रेजों ने जैसे ही खलीफा का पद हटाया इसका विरोध पूरे विश्व में होने लगा, यानी कि जितने भी इस्लाम धर्म के लोग थे वह इसका विरोध करने लगे। आगे हम देखते हैं इसका विरोध तुर्की के खलीफा यानी जो वहां के खलीफा ने थे उन्होंने भी इसका विरोध किया और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, खिलाफत आंदोलन। ठीक, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया। यानी कि भारत में अगर कहा जाए कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो भारत में मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। जो आंदोलन हो रहा था यह दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हो रहा था और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने किया था। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ने इसकी क्या कर दी, अध्यक्षता कर दी। ठीक, तो शुरू किसने किया था, शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने, लेकिन इसकी अध्यक्षता 23 नवंबर 1919 को कौन कर दिया, महात्मा गांधी। और जब महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करने के लिए आए तो कुछ ही समय बाद अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजों ने क्या कर दिया, तुर्की का विभाजन रद्द कर दिया। तो यहाँ पे जब गांधी जी गए थे अध्यक्षता करने के लिए उसके कुछ समय बाद तुर्की का विभाजन रद्द किया गया था। इससे क्या हुआ,
जो इस्लाम धर्म के लोग थे यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनका भी लगाव गांधी जी के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि गांधी जी जैसे आए वैसे क्या करना पड़ गया, अंग्रेजों को तुर्की का विभाजन रद्द करना पड़ा है। और इधर जो भी हिंदू लोग थे, जैसे कि गांधी जी ने क्या किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर किया था, ठीक, और हमारा चंपारण सत्याग्रह किया था। इधर तो जितने हिंदू लोग थे वह गांधी जी के फेवर में आ गए थे। और जब खिलाफत आंदोलन की गांधी जी ने अध्यक्षता कर दी तो जो इस्लाम धर्म के लोग थे वह भी गांधी जी के साथ आ गए। अब इस तरह से जो गांधी जी थे वह क्या हो गए, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के चहेते हो गए थे, ठीक। और इसी का फायदा उठा के गांधी जी ने क्या किया, आगे 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन कर दिया। और यह जो असहयोग है यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, क्योंकि गांधी जी के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आ चुके थे। तो आइए अब हम समझते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था। आइए अब हम समझते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था और यह शुरू क्यों किया गया था और यह कब शुरू हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन है वह 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। आइए अब देख लेते हैं यह आंदोलन किस प्रकार का था और क्या था। तो यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ अब सभी लोग, जितने भी भारतीय लोग थे, सब जुड़ चुके थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता थी, इसीलिए इसको कहा जाता है जन आंदोलन, कि पूरे भारत के लोग क्या थे, गांधी जी के साथ थे, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। गांधी जी ने यह कहा था, यदि हम अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, यानी कि अंग्रेजी वस्तुओं का यूज नहीं करते हैं, तो अंग्रेजों को इतना ज़्यादा घाटा होगा कि उनको 1 वर्ष में ही भारत को आज़ाद करके अपने देश चले जाना होगा, ठीक। लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ हुआ नहीं, ठीक। आइए अब हम आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, यानी कि जो वकील थे वह कहीं पे वकालत में जाते ही नहीं थे। और जो वह वकालत में जाएंगे ही नहीं तो जो भी वहाँ पे दोषी होता था, जो भी मुजरिम होता था, उसका कोई केस लड़ने वाला होता ही नहीं था, तो वह क्या होते थे, आसानी से छूट जाते थे। तो जो न्यायालय था एक तरह से मान लेते हैं कि बंद हो चुका था। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों के स्कूल को छोड़ दिया। जितने भी भारतीय विद्यार्थी अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ते थे उन्होंने क्या कर दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया। जब अंग्रेजों का स्कूल जाना बंद कर दिया तो उसके बाद क्या हो गया, उनके पढ़ने की समस्या आ गई, तो अब पढ़ेंगे क्या। इसलिए जो भारतीय थे, भारतीयों ने मिलकर लगभग 600 से ज़्यादा अपना स्कूल खोला। और जितने भी विद्यार्थी स्कूल छोड़े थे वह विद्यार्थी क्या हो गए, यह जो 600 विद्यालय थे इसी में एडजस्ट हो गए, ठीक। इसके बाद हमारा क्या हुआ, नाई, धोबी, मोची, बावर्ची जो भी थे उन्होंने अंग्रेजों का कार्य करना छोड़ दिया, यानी कि जो भी धोबी अंग्रेजों का कपड़ा धोते थे उन्होंने कपड़ा धोने से मना कर दिया। जो नाई क्या करते थे, अंग्रेजों का दाढ़ी बाल बनाते थे, उन्होंने वह बंद कर दिया। इसी तरह से जो अंग्रेजों का खाना बनाते थे, बावर्ची, उन्होंने क्या कर दिया, खाना बनाना ही बंद कर दिया, ठीक। लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया, यानी कि जो भी अंग्रेजी वस्तु लोग खरीदते थे, जैसे अंग्रेजी कपड़ा हो गया और कुछ भी हो गया, वह क्या कर दिए, लोगों ने एकदम खरीदना छोड़ दिया। और जो दुकानदार थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी वस्तुओं को बेचना ही एकदम बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। जब अंग्रेजी वस्तु बेची नहीं जाएगी, अंग्रेजी वस्तु खरीदी नहीं जाएगी, तो जो भी उनकी वस्तुएं आती थी यहाँ पे पड़े पड़े बेकार हो जाते थे। इससे जो भी अंग्रेज सरकार थे उसका बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक। दक्षिण भारत में इस असहयोग आंदोलन को कौन शुरू किया था, गोपालचारी ने शुरू किया था, चित्तरंजन दास। और जो मोतीलाल नेहरू थे वह प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वह कह रहे थे कि अंग्रेजी वस्तुओं का यूज ना करने से या फिर उनका बहिष्कार कर देने से अंग्रेज भारत छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब इनको लगा धीरे धीरे जनता गांधी जी के सपोर्ट में आ रही है और यह आंदोलन से जुड़ रही है, तो इन्होंने भी बाद में क्या किया, इस आंदोलन से जुड़ गए, यानी कि इस आंदोलन में क्या कर दिया, भाग ले लिया, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए। अब हम चलते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम लोग समझते हैं चौरी चौरा कांड, कि चौरी चौरा कांड क्या था और यह कांड होने के बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया। तो जो चौरी चौरा कांड है यह 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के
चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, तो चौरी चौरा में अंग्रेजों का एक पुलिस थाना था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही पुलिस थाना था। ठीक, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मौजूद थे। यह संख्या आप लोग याद रखिएगा कि कितने पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहां से आंदोलनकारियों का कुछ गुट निकल रहा था, यानी कि कुछ संख्या में आंदोलनकारी निकल रहे थे, और अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, उनके ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी गई, जिससे जो भी आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों के अंदर और ज्यादा गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या किया, जो भी वहां का थाना था, थाना का घेराव कर लिया, और घेराव करने के बाद उस थाने पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, और मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद थाने में क्या कर दी, आग लगा दी। और जब थाने में आग लगाया गया तो वहां पे उपस्थित जितने भी पुलिसकर्मी थे, यानी कि 22 पुलिसकर्मी थे, मौके वारदात पे उनकी जल के मृत्यु हो गई। यानी कि यह कहा जाए, भारतीय आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों को जिंदा जला दिया। ठीक, इस घटना के समय जो महात्मा गांधी थे वह गुजरात में थे, और महात्मा गांधी को इस हिंसा से बहुत ही ज्यादा चोट लगी, यानी कि वह इस हिंसा होने के बाद बहुत ज्यादा आहत हुए, और वह इतना ज्यादा आहत हो गए कि उन्होंने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि आंदोलन में कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। और यह जब हिंसा हुई, इसके बाद जगह जगह पे धीरे धीरे और जगह हिंसा होने लगी, जिसके कारण गांधी जी को आंदोलन क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। और गांधी जी ने जैसे ही आंदोलन को स्थगित किया तो विभिन्न नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया, यानी कि भारतीय लोग इतने अच्छे से आंदोलन कर रहे हैं, अंग्रेजों को मार रहे हैं, अपने देश से बाहर खदेड़ रहे हैं, आपने आंदोलन स्थगित क्यों कर दिया। कुछ समय तक और अगर यह आंदोलन चलता रहता तो जो भारत है, भारत अवश्य आजाद हो जाता। लेकिन गांधी जी बहुत दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से समझा था और उसके बारे में पढ़ा था। उन्होंने यह देखा था कि 1857 में अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय क्रांति का दमन किया था। तो गांधी जी को यह डर था, अगर इसी तरह से आंदोलन बढ़ता रहा तो जो अंग्रेज हैं, भारतीयों के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको या तो पकड़ के जेल में डाल देंगे, या तो क्या करेंगे, उनको जान से मार देंगे। तो उनकी जान बचाने के लिए गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन को स्थगित कर दिया। और गांधी जी ने जैसे ही आंदोलन स्थगित किया, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा, जब जनता का उत्साह अपने चरम सीमा पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक पूर्ण मूर्खता का निर्णय था। यानी कि यह मूर्खता भरा निर्णय है। जब चरम सीमा पर है आंदोलनकारियों का, ठीक, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उनको और उकसाइए कि वह अंग्रेज को और मारे और अंग्रेज जल्दी से भारत को आजाद करके चले जाएं। लेकिन गांधी जी ने क्या कर दिया था, आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के लिए, यानी कि जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा हो गई। और गांधी जी को जब 6 वर्ष जेल की सजा हुई 1922 में, तो 1922 के बाद गांधी जी का धीरे धीरे स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा, और 1924 में गांधी जी का कुछ ज्यादा ही स्वास्थ्य बिगड़ गया। और गांधी जी का जब स्वास्थ्य बिगड़ गया तो अंग्रेजों को गांधी जी को मजबूरी में रिहा करना पड़ा, और अंग्रेजों ने यह शर्त रखा कि जब आपकी तबीयत सही हो जाएगी तो आपको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 1924 में गांधी जी बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन में पहुंच गए, और यह जो बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन है, यह केरल राज्य में हो रहा था, और उन्होंने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी। और अध्यक्षता करते समय गांधी जी ने यह कहा कि आप लोगों के सहयोग या फिर आप लोगों के आग्रह पे अंग्रेज जो हैं वह हमें रिहा कर दिए, और जो हमारी सारी सजा है वह माफ कर दिए। अब जब तक आप लोगों का सहयोग रहेगा, तब तक जो अंग्रेज सिपाही हैं वह दोबारा हमको कभी जेल में नहीं डालेंगे। अंग्रेज बेचारे जो थे वह गांधी जी को बस देखते रह गए कि गांधी जी को तो मैंने केवल इसलिए रिहा किया था कि इनका तबीयत सही हो जाए, और जैसे ही तबीयत सही हो उनको दोबारा जेल में डाल दिया जाए। लेकिन गांधी जी क्या कर दिए, सारा गेम उल्टा कर दिए।
गांधी जी पूरी जनता के सामने यह बोल दिए कि अंग्रेजों ने गांधी जी का सजा माफ कर दिया है। इस तरह से गांधी जी क्या हो गए, रिहा हो गए। यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब गांधी जी का एक और आंदोलन बच गया जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह आंदोलन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस आंदोलन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।